हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज़ द हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, और जिसके अंदर हमारा जो है टॉपिक जो है दैट इज़ द वी विल अंडरस्टैंड द कंट्रीब्यूशंस एंड आइडियाज़ ऑफ द अल्फ्रेड मार्शल। इसको हम दो पार्ट्स के अंदर करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज़ माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है, और उसी तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट का स्ट्रक्चर कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कंट्रीब्यूशन एंड इकोनॉमिक आइडियाज़ ऑफ डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्शल ने जैसे मार्शल से पहले इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमी कहा जाता था। तो मार्शल ने कहा कि ये इकोनॉमिक्स है, उसको डिसइंटीग्रेट किया पॉलिटिकल इकोनॉमी से, कि इकोनॉमिक्स जो है एक इंडिपेंडेंट साइंस है। मार्शल ने जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी, पॉलिटिकल इकोनॉमी इकोनॉमिक्स जो है डैट इज़ ए स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, कि जो इकोनॉमिक्स है वो ह्यूमन बींग्स को स्टडी करती है। जैसे एडम स्मिथ ने वेल्थ को स्ट्रेस किया था, लेकिन मार्शल ने जो है ह्यूमन बींग जो है उसकी एक्टिविटीज़ को प्राइमरी माना है और वेल्थ के ऊपर सेकेंडरी दिया है। इट एग्जामिन दैट पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज़ मोस्टली क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड विद द यूज़ ऑफ मटीरियल रिक्विजिट ऑफ ए वेलबींग। तो अब हम इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं कि जो मार्शल की डेफिनेशन है ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ मैन के साथ डील करती है, उसका सोशल और पॉलिटिकल और रिलीजियस एस्पेक्ट के साथ डील नहीं करती। ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ का मतलब होता है कि किस तरह से वो पैसे कमाता है, किस तरह से वो पैसे खर्च करता है ताकि उसकी रोटी कपड़ा और मकान की जो है ज़रूरतें पूरे हो सके। और मार्शल ने क्लासिफाइड किया एक्टिविटीज़ को, वो एक्टिविटीज़ जो मटेरियल वेलफेयर को इंक्रीज़ करती है, वो एक्टिविटी जो मटेरियल वेलफेयर को इंक्रीज़ नहीं करती। तो इकोनॉमिक्स के अंदर हम उन एक्टिविटीज़ को स्टडी करते हैं जो मटेरियल वेलफेयर को इंक्रीज़ करती है। और उसी तरह उन्होंने माना कि जो अर्थशास्त्र है वो एक साइंस है जो देखती है कि हम किस तरह से पैसे कमा सकते हैं और किस तरह से पैसे स्पेंड कर सकते हैं। तो इट इज़ ए साइंस विच एनालाइजेज द वेल्थ अर्निंग एंड वेल्थ स्पेंडिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द ह्यूमन बींग्स। और इकोनॉमिक्स जो है सोशल साइंस है। देखो ये जो है ह्यूमन बींग को स्टडी करती है, ना कि जानवरों को या राक्षसों को या प्लांट्स को। इट फोकस ऑन ह्यूमन बींग्स। इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ वेल्थ बट मोर इम्पॉर्टेंट इट्स ए स्टडी ऑफ मैन। तो जो ह्यूमन बींग है उसको प्राइमरी माना और वेल्थ को सेकेंडरी माना। तो मार्शल के मेथड जो है इंडक्शन एंड डिडक्शन दोनों यूज़ किए हैं। इंडक्शन के अंदर क्या होता है कि हम स्पेसिफिक से जनरल पे जाते हैं, और डिडक्शन के अंदर क्या होता है कि हम जर्नल से स्पेसिफिक पे जाते हैं। तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जब हमने साइंटिफिक स्टडी करनी है तो उसके लिए हमें इंडक्शन भी चाहिए, डिडक्शन मेथड भी चाहिए। जिस तरह से राइट एंड लेफ्ट फुट चाहिए चलने के लिए, जैसे हमें दाएं और बाएं दोनों पैर के जूते चाहिए, तो उसी तरह इंडक्शन और डिडक्शन भी चाहिए साइंटिफिक स्टडी के लिए। और जो मेथड मार्शल ने फॉलो किया उसको हम पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे दो चीज़ों का रिलेशनशिप देखा जाता है बाकी सारी चीज़ों को कांस्टेंट मान के। दिस एनालिसिस इज बेस्ड ऑन ए मेथड वेयर अदर थिंग्स आर अज्यूम टू कांस्टेंट। जैसे उसने प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप स्टडी किया, बीइंग अदर थिंग्स रिमेनिंग दी सेम, दूसरी चीज़ों के अंदर कोई चेंज नहीं आती। मार्शल ने वांट्स के करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, नेसेसरी, कंफर्ट और लग्जरी के अंदर डिफरेंस क्या होता है। और मार्शल ने हमें ये भी बताया कि जो एक्टिविटीज़ सबसे बिगिनिंग एक्टिविटी जो है कंजम्पशन की है, और सारी एक्टिविटी इस वजह से होती है क्योंकि कंजम्पशन है। तो इसलिए उसने कंजम्पशन को डिस्कस किया, और कंजम्पशन को पहले डिस्कस किया, प्रोडक्शन को बाद में। कार्डिनल यूटिलिटी के मार्जिनल यूटिलिटी को हम मेयर कर सकते हैं। उन्होंने यूटिलिटी को मेयर किया इन टर्म्स ऑफ मनी, और ये भी माना कि जो मनी की मार्जिनलिटी है वो कांस्टेंट रहती है, उसके अंदर चेंजेस नहीं आती।
और ये भी माना कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी है वो दूसरी कमोडिटी से इन्फ्लुएंस नहीं होती, इंडिपेंडेंट होती है। और उसी तरह उसने कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम भी एनालाइज किया और उन्होंने ये भी बताया कि जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी है वो सप्लाई के द्वारा ही, जैसे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मानते थे कि सप्लाई के द्वारा होती है, तो उसने कहा कि डिमांड और सप्लाई दोनों के द्वारा होती है। तो जिसको हम आगे अगली वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे, थ्योरी ऑफ वैल्यू। और उसी तरह मार्शल ने थ्योरी ऑफ डिमांड को समझा ताकि कंज्यूमर बिहेवियर को अंडरस्टैंड किया जा सके। देखो, जो एक रैशनल कंज्यूमर है उसको हमेशा होता है कि मैंने अपनी कंजम्पशन से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेनी है। द अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है डैट इज क्लोजली रिलेटेड टू द क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी कंज्यूम बाय द कंज्यूमर, कि वो कितनी क्वांटिटी जो है कंज्यूम करता है, तो अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन उसकी कंजम्पशन ऑफ दैट कमोडिटी के ऊपर डिपेंड करता है। डिमांड जो है डैट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्शल ने हमें बताया कि जैसे जैसे अगर किसी चीज़ का स्टॉक बढ़ता जाएगा तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जाएगी। डिमांड जो है डैट रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी डिमांडेड एट ए सर्टन प्राइस अगर अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, जैसे टेस्ट, एक्सपेक्टेशन, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम जो है, ये चीज़ें कांस्टेंट रहती है। और यहाँ पे उन्होंने हमें ये भी बताया कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व जो है हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी से ड्राइव कर सकते हैं। जैसे कि मार्जिनलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट है, तो जैसे जैसे हम चीज़ों को ज़्यादा कंज्यूम करते जाएंगे उससे सेटिस्फेक्शन कम मिलेगी, इसलिए प्राइस भी कम होती जाएगी। डिमांड कर्व जो है ऊपर से नीचे की तरफ आता है, जो कि हमें बताता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर प्राइस और डिमांड के बीच में इन्वर्स रिलेशन है। और इंडिविजुअल डिमांड कर्व से हम मार्केट डिमांड कर्व भी ड्राइव कर सकते हैं। और उसी तरह डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से उसने लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी डेवलप किया। और कंज्यूमर बिहेवियर हैज़ बीन एनालाइज विद रेफरेंस टू वन कमोडिटी। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो है, देखो जो प्रैक्टिकल लाइफ है वहाँ पे कंज्यूमर को एक कमोडिटी नहीं बहुत सारी कमोडिटीज़ के ऊपर खर्च करना पड़ता है। तो रैशनल कंज्यूमर अपनी इनकम को, लिमिटेड इनकम को इस ढंग से एलोकेट करेगा कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले और हर एक यूज़ के अंदर जो है उसकी मार्जिनलिटी बराबर हो। तो वो क्या करता है कि ही विल गो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वन कमोडिटी फॉर अनदर जब तक कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। मार्शल की थ्योरी ऑफ डिमांड जो है हमें नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड जो बताती है कि डिमांड और प्राइस जो है इन्वर्सली रिलेटेड विद ईच अदर बीइंग अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। और डिमांड ऑफ लॉ के बेसिस पे ही कंज्यूमर सरप्लस का कंसेप्ट जो है उन्होंने डेवलप किया, जिसको हम यूटिलिटी और मनी के अंदर भी मेजर कर सकते हैं। और उसी तरह इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट भी जो है लॉ ऑफ डिमांड के बेसिस पे डेवलप किया। मार्शल जो है यहाँ पे देखो जो डिमांड एनालिसिस है जिसके बेसिस में प्राइस और डिमांड के बीच में डिमांड जो है किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, डिमांड फंक्शन जो है बताया, और जिसके बेसिस पे डिमांड शेड्यूल हम या डिमांड कर्व जो है ड्रॉ कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होता है कि जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी है दैट इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी। मार्शल पहले इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को प्राइस के साथ एसोसिएट किया। कंज्यूमर सरप्लस, तो उन्होंने कंज्यूमर सरप्लस का कंसेप्ट भी दिया। तो यहाँ पे क्या है कि देखो जैसे हम बाज़ार जाते हैं, कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है, जैसे मान लो मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मैं उसके लिए 1000 देने को तैयार हूँ, बट शॉपकीपर से मैं पूछती हूँ तो वह कहता है कि 600। तो देखो यहाँ पे आई एम रेडी टू पे 1000 बट एक्चुअल में आई पे 600। तो कंज्यूमर सरप्लस जो है 1000 माइनस 600 दैट इज़ द 400। तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स का जो कंज्यूमर सरप्लस है दैट इज़ द बेसिस। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो है कि देखो यहाँ पे जो कंज्यूमर है वो इतनी प्राइस देने को तैयार है, बट एक्चुअल में क्या होता है कि उसको इतनी प्राइस देनी पड़ती है। तो दिस इज़ दी क्या है कंज्यूमर सरप्लस। जो DKP है दैट इज़ द कंज्यूमर सरप्लस, क्योंकि देखो वहाँ पे जो कंज्यूमर है ही इज़ रेडी टू पे द प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ टोटल यूटिलिटी, बट प्राइस वो पे करता है मार्जिनल यूटिलिटी के बेसिस पे। तो टोटल यूटिलिटी जो है OMPKD, और उसी तरह मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो है OMPK, और यहाँ पे देखो जो उसको ये कंज्यूमर सरप्लस है DPK। तो इस तरह से उसने कंज्यूमर सरप्लस का जो कंसेप्ट है उसको भी बताया।
मार्शल ऑल्सो यूज द कंसेप्ट ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस। जैसे यहाँ पे क्या होता है कि that is the difference between the market price and the supply price of the labor and capital. The concept of consumer surplus is based on interpersonal comparison of utility. और उसी तरह क्या है कि ये जो कंज्यूमर सरप्लस का कंसेप्ट है दैट हैज़ बीन बोरोड बाय द मार्शल फ्रॉम द ड्यू पॉइंट। और उसी तरह मार्शल ने बहुत अच्छे तरीके से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को भी डिफाइन किया। परसेंटेज चेंज इन द अमाउंट डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। तो डेल्टा क्यू जो है दैट इज़ द चेंज इन द क्वांटिटी, डेल्टा पी जो है दैट इज़ द चेंज इन द प्राइस, पी जो है दैट इज़ द प्राइस, क्यू जो है दैट इज़ द क्वांटिटी। इलास्टिसिटी ऑफ ए डिमांड इन ए मार्केट इज़ ग्रेट और मोर according to as amount demanded increases much or little for a given fall in price and diminishes much or little for a given rise in price। कि जब कीमतें बढ़ती या घटती हैं तो डिमांड के अंदर कितने प्रतिशत चेंजेस आती हैं, तो वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। और उसने 5 डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी बताई, एब्सोल्युटली इलास्टिक, हाईली इलास्टिक, इलास्टिक, लेस इलास्टिक एंड इन इलास्टिक। जनरली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को रेफर किया जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मार्शल ने ये भी बताया यूनिटी ग्रेटर देन 1 यूनिटी एंड लेस देन यूनिटी ऑफ इलास्टिसिटी। और उसी तरह उन्होंने डिटर्मिनेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो प्रभावित करते हैं, जैसे प्राइस लेवल, नेचर ऑफ द कमोडिटी, वैरायटी ऑफ यूजेस, सब्स्टिट्यूट्स, टाइम एलिमेंट, टाइम एंड हैबिट्स। उसी तरह ही हम देखते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन जो है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो जो मेन अकॉर्डिंग टू मार्शल लैंड एंड लेबर जो है तो मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, क्योंकि कैपिटल जो है दैट इज द सेकेंडरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशन जो है जस्ट सॉर्ट ऑफ लेबर, सप्लाई ऑफ लैंड जो है फिक्स्ड होती है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं होती और ये सब्जेक्ट टू जो है डिमिनिशिंग रिटर्न होती है। मैन जो है सेंट्रल फोर्स होता है, सारी एक्टिविटी प्रोडक्शन और कंजम्पशन की उसके ऊपर डिपेंड करती है। उसके साथ ही नेचर जो है रोल प्ले करती है, जिसके अकॉर्डिंगली जो है वो मोल्ड होता है। सप्लाई एंड कॉस्ट, जैसे उसने अपना ही डेवलप हिज थ्योरी ऑफ सप्लाई ऑनलाइन सिमिलर टू हिज एनालिसिस ऑफ डिमांड, कि जैसे कंज्यूमर जो है जैसे जैसे वो कंज्यूम करता जाता है यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन मिलती है, और इसी तरह सप्लाई के अंदर क्या होता है कि जैसे कॉस्ट होती है, तो जैसे जैसे क्या होता है कि कंज्यूमर अपनी कंजम्पशन बढ़ाता है, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाती है, तो मार्जिनल कॉस्ट जो है बढ़ती जाती है जैसे जैसे कमोडिटी की प्रोडक्शन एक्सपैंड करती है। और रैशनल प्रोड्यूसर का जो हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है कि किस तरह से मैंने कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है। जैसे सेम इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल जो है रिसोर्स एलोकेशन के अंदर भी गाइड करता है कि किस ढंग से वो रिसोर्स एलोकेट करे ताकि उसको रिटर्न ज़्यादा हो और कॉस्ट कम हो। और उसी तरह उसने रियल कॉस्ट एंड मनी कॉस्ट के अंदर भी डिफ्रेंशिएट किया। देखो, रियल कॉस्ट होता है कि जब हम किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसके अंदर जो हमारे एफर्ट्स और सेक्रीफाइसेस होते हैं, जो लेबर हम एग्जर्ट करते हैं और सेविंग के लिए वेट करते हैं, तो जो एफर्ट और सेक्रीफाइसेस होते हैं वो रियल कॉस्ट होते हैं। मनी कॉस्ट होती है कि जब हम एफर्ट और सेक्रीफाइसेस के लिए पैसे पे करते हैं। और उसी तरह उसने कॉस्ट को क्लासीफाई किया प्राइम एंड सप्लीमेंट्री कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट जो है डैट इज़ द वेरिएबल कॉस्ट, और जिसके अंदर वेजेस और रॉ मटेरियल की कॉस्ट आ जाती है। सप्लीमेंट्री कॉस्ट जो होती है फिक्स्ड कॉस्ट होती है, जिसके अंदर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट एंड सैलरी ऑफ एग्जीक्यूटिव आ जाती है। तो कुछ शॉर्ट रन के अंदर फर्म का जो ऑब्जेक्टिव होता है कि कम से कम मेरी प्राइम कॉस्ट कवर होनी चाहिए, बट लॉन्ग रन के अंदर दोनों ही कॉस्ट कवर होनी चाहिए। बाकी पार्ट जो है हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे।